Hey guys, I'm back with another part of alkaline earth metals. In this video, we'll try to conclude with the chapter, and let's start with general characteristics of compounds of the alkaline earth metals. So guys, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगी इनके कलर्स, फ्लेम टेस्ट के कलर्स को याद रखने का. तो बेरियम से स्टार्ट करते हैं. तो बेरियम, तो जैसे कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है बेवफा. जो बेरियम है वो एप्पल ग्रीन कलर देता है. तो बेवफा एप्पल, कौन सा एप्पल है? ग्रीन एप्पल बेवफा होता है, रेड वाला नहीं. तो ग्रीन वाला एप्पल बेवफा होता है. जो बेरियम है ना, बेरियम, वो बेवफा है, एप्पल ग्रीन, राइट. एंड स्ट्रॉन्शियम, तो स्ट्रॉन्शियम से आप स्ट्रॉन्ग याद रखना. स्ट्रॉन्ग कौन है? सन. क्रिम्सन, राइट. क्रिम्सन में SON सन आ रहा है. जैसे कि आपको यहाँ पे कलर्स के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ पे आप कलर्स के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि मैं इसकी ट्रिक शेयर करूँगी. तो हम बेरियम से स्टार्ट करते हैं. तो जो बेरियम है अपना बेरियम, उसका कलर क्या है? एप्पल ग्रीन. तो इसको याद रखने का ट्रिक है बेवफा ग्रीन एप्पल. हाँ, इसका बेवफा मीन्स बेरियम और ग्रीन एप्पल, तो इसका कलर क्या होता है? एप्पल ग्रीन. तो एप्पल ग्रीन क्या है? बेरियम कौन सा कलर देता है फ्लेम टेस्ट में? एप्पल ग्रीन. स्ट्रॉन्शियम में जो स्ट्रॉन्शियम जो आपका स्ट्रॉन्शियम है, उसमें आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग. जो स्ट्रॉन्ग है कौन? क्रिम्सन. SON सन आ रहा है ना, क्रिम्सन में SON सन आ रहा है. और स्ट्रॉन्शियम में STRONTIUM. जो स्ट्रॉन्शियम है उसमें स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग कौन है? सन है, राइट. और कैल्शियम ब्रिक रेड. तो कैल्शियम क्या है? ब्रिक रेड कलर है. तो कैल्शियम क्या होता है? वाइट. अगर आप उसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रिक रेड हो जाएगा. ब्रिक रेड. कैल्शियम. तो अगर आपके पास फ्लेम टेस्ट कर रहे हो कैल्शियम का, तो उसमें ब्रिक रेड कलर आता है. कौन सा कलर? ब्रिक रेड. एंड टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ अल्कली मेटल्स के भी कलर्स को हमें याद रखना पड़ता है. तो जो लिथियम है वो क्रिम्सन रेड है. ये क्रिम्सन रेड है, राइट. लिथियम इज़ क्रिम्सन रेड. हमें NCERT की कलर से याद रखना है. तो जो लिथियम है, कहाँ गया? जो अपना लिथियम है, लिथियम कौन सा कलर है? क्रिम्सन रेड. तो लिथियम का कलर क्या है? क्रिम्सन रेड. तो यहाँ पे चेक कीजिए, जो लिथियम का कलर है वो क्या है? क्रिम्सन रेड. सो लिथियम का कलर क्या है? क्रिम्सन रेड. तो आप लिथियम लिथोस्फीयर से याद रखो. देखिए, लिथोस्फीयर मतलब जो रॉकी पार्ट है अर्थ का, जो रॉकी सरफेस है, उसको लिथो बोलते हैं. लिथो मीन्स रॉक, सैंड आप ले सकते हो. तो जो क्रिम्सन है लिथियम इज क्रिम्सन रेड. लिथियम इज व्हाट? लिथियम क्रिम्सन रेड कलर का है. लिथियम कौन से कलर का है? क्रिम्सन रेड. तो जो मट्टी है वो कौन सी कलर की होती है? रेड कलर की, क्रिम्सन रेड. सन कितना स्ट्रांग है? रॉक के जैसे स्ट्रांग है, और उसका कलर क्या है? रेड. रॉक का कलर क्या होता है? रेड ले लो. सोडियम येलो, तो आप सोडियम लैम्प से याद रखो इसको. सोडियम लैम्प पहले क्या होता था? स्ट्रीट लाइट्स कैसे होती थी? येलो कलर की होती थी, अगर आपने देखा होगा. अभी भी कुछ एरियाज़ में स्ट्रीट लाइट्स येलो कलर की हैं. तो जो स्ट्रीट लाइट्स है वो येलो कलर की होती है, बिकॉज उसमें सोडियम लैम्प होता है. ये आप याद रखना पड़ेगा. या फिर आप ऐसे याद रखो कि सोडा येलो कलर का होता है. ऐसे करके याद रख सकते हैं. एंड पोटेशियम जो है वायलेट. तो अब पोटेशियम पर मैग्नेट देखा होगा, जैसे कि हम स्कूल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. पोटेशियम के छोटे पोटेशियम के ऐसे वो लेते हैं हम, बीट्स. इसको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे पोटेशियम की गोली होती हैं. इसको हम पानी में डालते हैं और वो अच्छे से डिज़ोल्व होकर एकदम पर्पल कलर का वाटर देता है. तो पोटेशियम कौन सा है? वायलेट कलर का. रुबीडियम रेड वॉयलेट. तो रुबीडियम रेड, RR से याद रखेंगे. रेड वॉयलेट. और सीजियम ब्लू. सीजियम कौन से कलर का होता है? ब्लू. तो जब आपकी सांसें सीज हो जाएंगी मतलब
हाँ, होता है ना कि जब कभी कभी या फिर ऐसे याद रखते हैं इसको, सीजियम ब्लू। सीजियम कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। सीजियम का कलर क्या है? ब्लू। और सीजियम को हम कैसे याद रखेंगे? तो सीजियम मैंने एक ट्रिक बनाई है, लेकिन गाइस वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगी मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो जो सीजियम है, सीसियम, सीसियम, सीसा, सीसा, सीसा मीन्स ग्लास। तो कुछ कम्युनिटीज़ में ग्लास को सीसा बोलते हैं, सीसा। तो सीसा, सीजियम सेम थोड़ा सा आ रहा है। तो सीजियम कौन से कलर का होता है? ब्लू। अब ऐसे याद रखिए कि सीसा ब्लू कलर का होता है तो सीजियम ब्लू कलर का होता है ना। ग्लास ब्लू कलर का होता है। ग्लास ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कुछ ग्लासेस ब्लू होते हैं, ब्लू शेड में भी आता है। तो सीसा ब्लू, सीजियम। रुबीडियम रेड, रेड रेड वॉयलेट। पोटाशियम, पोटाशियम पर मैग्नेट, उसका जो हम उसके उसकी गोली हम जब वाटर में डालते हैं तो वो अच्छे से डिज़ोल्व होकर ब्लू कलर का वाटर देता है। सोडियम जो है वो पीला येलो, गोल्डन येलो कलर का होता है। और लिथियम क्रिम्सन रेड। तो हमने बताया ना क्रिम्सन रेड। तो जो सन है बहुत स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है? रॉक की तरह स्ट्रांग है, लिथियम रेड। और रॉक कैसा होता है? रेड होता है ना। अब हम बात करते हैं अनदर थिंग दैट इज़ व्हाट। तो आपको ट्रिक समझ में आ गई। रुबीडियम क्या होता है? रेड वॉयलेट। सोडियम, सोडियम लैंप से याद रखना। क्वेश्चन भी कैसे बनाते हैं? एक क्वेश्चन आया था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी उसका, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया था और उसका आंसर इतना सिंपल था। अगर आपको इतना पता था कि सोडियम का फ्लेम टेस्ट कौन से कलर का होता है, अगर आपको इतनी सी बात पता होती कि सोडियम सोडियम का फ्लेम टेस्ट गोल्डन येलो कलर का होता है, तो आप इसका आंसर झट से कर देंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन था, हम देखते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। देखो, व्हेन अ सब्सटेंस ए रिएक्ट्स विथ वाटर इट प्रोड्यूसेस अ कंबस्टिबल गैस बी। एक सब्सटेंस है, पानी से रिएक्ट करके एक कंबस्टिबल गैस बना रहा है बी। अभी आपको पता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कौन सा, हाँ, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया से जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करते हैं और फिर ज़्यादा देर तक उसे छोड़ देते हैं, फिर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, वो कंबस्टिबल गैस है ना। तो ये बताया मैंने। तो जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? वाटर से रिएक्ट करने के बाद भी कंबस्टिबल गैस बनाता है। दैट इज़ एक मेटल है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कंबस्टिबल गैस बी बना रहा है। दैट सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस सी इन वाटर, व्हेन अनदर सब्सटेंस डी रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ सी इट आल्सो प्रोड्यूसेस सेम गैस ऑन वार्मिंग, but D can produce gas B on reaction with dilute sulfuric acid at room temperature. Substance A imparts a deep golden yellow color to a smokeless flame of Bunsen burner. Then A, B, C, D respectively. तो अब A क्या बोला है इसने? डीप गोल्डन येलो कलर होता है। तो डीप गोल्डन येलो कलर किसका होता है? सोडियम का। और यहाँ से क्वेश्चन आ गया, देखो इतना। अगर और एक ही ऑप्शन में सोडियम देखे हैं एंड दैट इज सी ऑप्शन, तो आपका सही आंसर हो गया। ए जो है, जो वाटर से रिएक्ट करके कंबस्टिबल गैस बी बना रहा है, वो सोडियम है। और गैस बी क्या है? हाइड्रोजन गैस। और सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस सी इन वाटर। सो ए पानी के साथ रिएक्ट करके कंबस्टिबल गैस हाइड्रोजन बना रहा है। ए कौन सा है? सोडियम। और पानी से रिएक्ट कर रहा है तो NaCl सॉल्ट भी बना रहा है, NaOH बना रहा है। सॉल्ट कहाँ से बनेगा? सोडियम मेटल है ना, तो वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ सी। और व्हेन अनदर सब्सटेंस डी रिएक्ट्स विद सी, जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस बना एंड विद डाइल्यूट, और जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो ये पूरे रिएक्शंस हैं। तो अगर आपको इतना सा पता होता है तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता कि सोडियम का कलर, सोडियम फ्लेम टेस्ट कौन सा देता है, इम्पार्ट्स बंसन बर्नर को कौन सा कलर देता है? गोल्डन, डीप गोल्डन येलो कलर। तो इससे इतनी सी बात से पता चल जाता है कि ये है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस, तो इसलिए हम इसके कलर्स याद रख ले तो हमें बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अगर वो डायरेक्ट मैचिंग टाइप पे पूछ ले तो और परेशानी हो जाएगी। तो ट्रिक और निमोनिक याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो निमोनिक क्या है?
स्ट्रॉन्शियम क्या है, नीचे से जाते हैं। जो बेरियम है, बेरियम क्या है, एप्पल ग्रीन, ग्रीन एप्पल बेवफा मीन्स बेरियम। एंड जो आपका क्या बोला था मैंने, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्शियम स्ट्रॉन्ग सन, क्रिमसन, राइट। और उसके बाद हमने क्या, कैल्शियम डिस्कस किया था। कैल्शियम क्या है, ब्रिक रेड हो जाता है, कैल्शियम ब्रिक रेड, कैल्शियम ब्रिक रेड फिल्म टेस्ट को ब्रिक रेड कलर देता है। एंड उसके बाद जो अल्कली मेटल्स है उसमें अगर हम देखें, सीजियम ब्लू कलर का होता है, सीजियम शीशा ब्लू। और क्या याद किया था, हाँ कौन सा बोली थी मैं, सीजियम, सीजियम से पहले क्या था, सीजियम से पहले हमारा रुबीडियम था, रुबीडियम रेड, रेड वॉयलेट। पोटाशियम, पोटाशियम पर मैग्नेट जो वॉयलेट कलर का होता है से वॉयलेट। और सोडियम गोल्डन येलो, गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। सोडियम लैम्प्स कैसे होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में जो सोडियम लैम्प्स होते हैं वो गोल्डन येलो कलर के होते हैं। और लिथियम, लिथियम स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है मतलब क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड, राइट। तो रॉक्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये भी क्रिम्सन रेड होगा, है ना। तो ये ट्रिक हो गया और मैंने ट्रिक डिस्कस कर दिया है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज़ अवर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बढ़ते हैं। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, डायवर्सिटी oxidation state M+2 is the predominant valence of group 2 element. The alkaline earth metals form compounds which are predominantly ionic but less ionic than the corresponding compounds of alkali metals. क्यों less ionic है, लेस, देखो लेफ़्ट टू राइट जाओगे आयोनिक नेचर कम होगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज़ छोटा हो रहा है। The oxides of other compounds of beryllium and magnesium more covalent than those of formed by the heavier and larger sized members calcium, strontium, barium. तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स और अलग अलग कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट, ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं, आयनिक कम होता है। और हैवी एंड लार्ज साइज्ड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये आयोनिक होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखते हैं। चलो तो पहले हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स। क्या पढ़ेंगे, कहाँ गया, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो इसके ऑक्साइड देखेंगे एंड हाइड्रोक्साइड, बीच बीच में मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बना के याद कर लें, राइट। ओके, सो अभी हम फिलहाल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑक्साइड्स क्या है, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बर्न इन ऑक्सीजन। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्सीजन में बर्न होते हैं टू फॉर्म मोनोऑक्साइड। क्या बनाएंगे, मोनोऑक्साइड, क्योंकि वैलेंसी आपको चेक करना है। देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वैलेंसी +2 है, ऑक्सीजन की -2 है। अब +2 - 2 एक्सचेंज करके 2 कैंसिल और MO बन जाएगा। विच एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो जो भी ऑक्साइड्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। उनका स्ट्रक्चर कैसा है, रॉक सॉल्ट, पत्थर है, पत्थर। उनका स्ट्रक्चर कौन सा है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। बेरिलियम ऑक्साइड इज एसेंशियली कोवेलेंट इन नेचर। बेरिलियम ऑक्साइड कोवेलेंट है। द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड्स क्वाइट हाई एंड कंसिक्वेंटली दे वेरी स्टेबल टू हीट। तो जब ये ऑक्साइड्स बनते हैं तो इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा है, क्वाइट हाई, लेकिन ये दे आर स्टेबल टू हीट। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा हीट करोगे कि सब खत्म सत्यानाश, ऐसा नहीं है। दे आर स्टेबल टू हीट। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ये याद रखना ज़रूरी है। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। इस देखो अगर मेटल का आप हाइड्रोक्साइड लेते हो, जैसे कि बाकी मेटल्स का हाइड्रोक्साइड लेते हो, तो वो बेसिक होंगे। अल्कलाइन मेटल्स के भी बेसिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी बेसिक हैं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। लेकिन व्हेन कंपेयर टू अल्कलाइन मेटल्स ये कम बेसिक है, और रीज़न बीइंग द सेम कि इनका साइज़ छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, राइट। तो ये थोड़ा सा कम बेसिक है, लेकिन बेसिक तो है। और अगर आप नॉन मेटल्स को देखें तो उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं, और कुछ इसमें हैं गिने चुने, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड 2A ग्रुप एलिमेंट का है, वो एम्फोटेरिक है, ओके, और कोवेलेंट भी है। वेल ऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आयोनिक एंड बेसिक एंड sparingly soluble hydroxides.
जो बेरिलियम ऑक्साइड है उसके अलावा बाकी के सारे ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, रिएक्ट विथ वाटर। जब ये ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्पैरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्साइड हैं वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है। स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है बिल्कुल जैसे कि आप पानी में सॉल्ट डालो या शुगर डालो तो एकदम एकदम मिक्स हो जाता है, एकदम मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप इनके ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो स्पैरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स मिलता है। एकदम सॉल्युबल नहीं होता, स्पैरिंगली सॉल्युबल है ना। ठीक है, तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, एकदम सॉल्युबल नहीं है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनका सॉल्युबिलिटी, इनका थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक करेक्टर। द सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो इनका सॉल्युबिलिटी मतलब पानी में डिज़ोल्व होने की क्षमता, इनकी ऊपर से नीचे मतलब डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। इसका मतलब मैग्नीशियम लेस सॉल्युबल है वेरास बेरियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। क्यों ऐसे क्यों है? थर्मल स्टेबिलिटी एंड द बेसिक करेक्टर ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर हाउएवर लेस बेसिक देन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर एंड रिएक्ट्स विद एसिड एंड अल्कली बोथ। इसका रिएक्शन भी देखेंगे, यहाँ पे है, इसका रिएक्शन भी देखेंगे और इसको याद भी करेंगे। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होती है। तो जैसे कि हमने कहा कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम ऑक्साइड वो कोवेलेंट है, राइट। बेरिलियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कोवेलेंट है और जो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल वाटर। क्यों? क्योंकि उनका KSP कम है, ड्यू टू द लो KSP। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर ये डिकम्पोज होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? जैसे कि अगर मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करना है तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर बनेगा, है ना। तो ये इनका, तो ऐसा क्यों हुआ कि सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स? बिकॉज अलग अलग रीजंस हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो उसका अलग रीज़न है और थर्मल स्टेबिलिटी का अलग रीज़न है। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो देखो डाउन द ग्रुप क्या है? हाइड्रोक्साइड मीन्स एनायन सेम है, कैटायन अलग है। सिंस कैटायन अलग है डाउन द ग्रुप कैटायन का साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब हाइड्रोक्साइड सेम है, कैटायन का साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। अगर बेरिलियम चेक करें, बेरिलियम B+2 Mg+2, तो इनका साइज़ छोटा है। साइज ऑफ कैटायन छोटा मतलब मोर पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है। इसका मतलब वो हाइड्रोक्साइड आयन को अपनी तरफ पोलराइज करेगा। इसका मतलब ऑलमोस्ट हाइड्रोक्साइड आयन का OH जो बॉन्ड है वो बहुत वीक हो जाएगा। ON ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आसानी से टूट जाएगा। थोड़ा सा आप हीट दोगे तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आसानी से टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर, बेरिलियम ऑक्साइड एंड वाटर। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इनका साइज़ छोटा है, इनका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। वेराज डाउन द ग्रुप कैटायन का साइज़ बढ़ रहा है। सिंस कैटायन का साइज़ बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर कम हो रहा है। तो पोलराइजिंग पावर कम हो रहा है, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। देखो ये आप कहाँ भी चेक कर लो, ये कोई नहीं बताता कि हाइड्रोक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, ये कोई भी नहीं बताता। अगर इस पर क्वेश्चन आ गया तो ये आपके रैंक बूस्ट क्वेश्चंस है। इसका मतलब है कि जो टफ़ क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में, जो टॉपर्स पे छोड़ देते हैं, तो वो क्वेश्चंस जो बहुत कम लोग के पास आइडिया होता है करने का, वो क्वेश्चंस आपको ऐसे वीडियोस में मिल रहे हैं। सो आपको ज़रूर ये वीडियोस करना चाहिए। ये लेक्चर्स आपको जैसे आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना
हेडफोन अपने ईयर्स में प्लग कर देना है और उसको लाइक अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप लगा के सुन सकते हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप जस्ट इसको वन शॉट ऐसे रिवाइज कर सकते हो 2x और 1.5x पे करके. सो इट इज़ वेरी यूज़फुल. बात करते हैं सॉल्युबिलिटी. तो जो सॉल्युबिलिटी है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ती है? बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है ना. तो साइज़ बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी कम हो रही है. लैटिस एनर्जी कम हो रही है. लैटिस एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब लैटिस एनर्जी कम हो रही है बिकॉज साइज़ बढ़ रहा है. बिकॉज साइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी. तो साइज़ बढ़ रहा है मीन्स लैटिस एनर्जी कम हो रही है. लैटिस एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब आसानी से ब्रेक हो जाएगा. इसका मतलब वो सॉल्युबल हो रहा है, राइट. इट इज़ गेटिंग सॉल्युबलाइज्ड इन वाटर. तो हाइड्रोक्साइड इज़ गेटिंग सॉल्युबलाइज्ड इन वाटर. तो ये इसका रीज़न है. तो सॉल्युबिलिटी बिकॉज ऑफ साइज इंक्रीज हो रहा है, लैटिस एनर्जी कम हो रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है. थर्मल स्टेबिलिटी बिकॉज पोलराइजिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है बिकॉज साइज बढ़ रहा है. सो दीज आर द रीजंस. अब हम बात करते हैं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगर एम्फोटेरिक है तो वो एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ भी, एसिड एंड अल्कली के साथ कैसे रिएक्ट करता है. तो देखो यहाँ पर जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है 2OH माइनस मतलब दो बेस 2OH माइनस लेके क्या कर रहा है, OH माइनस मतलब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है. बेस के साथ रिएक्ट करके बेरिलेट आयन बना रहा है. BeOH टेकन फॉर होल -2 बेरिलेट आयन बना रहा है. अब बेरिलेट आयन बना रहा है, इसका मतलब ये बेस के साथ रिएक्ट कर गया. अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं जिसमें वो एसिड के साथ, जैसे HCl के साथ रिएक्ट करेगा. तो BeOH टेकन ट्वाइस HCl प्लस वाटर, तो क्या होगा, BeOH4Cl2. BeOH4Cl2. इसका मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है. सिंस ये दोनों के साथ भी रिएक्ट कर पा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ना ही एसिड बोलेंगे ना ही बेसिक बोलेंगे. इसका मतलब एम्फोटेरिक बोलेंगे. इसके पास दोनों के साथ भी रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी है. BeOH टेकन ट्वाइस इज रिएक्टिंग विथ 2OH माइनस टू फॉर्म BeOH4 होल -2. बेरिलेट आयन बोलते हैं इसको. BeOH टेकन ट्वाइस प्लस 2 HCl प्लस 2 वाटर, BeOH4 होल Cl2. तो ये हुआ. अब हम बात करते हैं हैलाइड्स के बारे में. तो एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड्स, तो बेरिलियम हैलाइड्स क्या होता है, एक्सेप्ट फ्रॉम बेरिलियम हैलाइड्स ऑल अदर हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है आयोनिक इन नेचर. तो बेरिलियम हैलाइड्स लेना है आपको. जो बेरिलियम हैलाइड्स है, ऑल अदर हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आयोनिक इन नेचर. तो एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड्स, तो बेरिलियम हैलाइड्स जो होते हैं उसको छोड़ के ऑल अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आयोनिक इन नेचर. तो इसको छोड़ के बाकी के सारे आयोनिक है. बेरिलियम हैलाइड कोवेलेंट, बेरिलियम ऑक्साइड कोवेलेंट. तो इसको छोड़ के बाकी के सब क्या है, आयोनिक है. मैग्नीशियम हैलाइड भी आयोनिक है, राइट. सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम हैलाइड, ये बेरिलियम की चीज़ ही क्या है, कोवेलेंट है, और बाकी के आयोनिक इन नेचर. एक्सेप्ट फ्रॉम बेरिलियम हैलाइड्स ऑल अदर हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आयोनिक इन नेचर. बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट. जो बेरिलियम हैलाइड्स है वो एसेंशियली क्या है, कोवेलेंट. तो बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट एंड soluble in organic solvents. तो बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट एंड soluble in organic solvents. Beryllium halides are essentially covalent and soluble in organic solvents. Beryllium halides are essentially covalent and soluble in organic solvents. So since beryllium covalent है, आपको पता है कि बेरिलियम हैलाइड कोवेलेंट है. कोवेलेंट चीज़ें किसमें सॉल्युबल होती हैं, कोवेलेंट चीज़ों में, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक डिजोल्व्स इन लाइक. अगर कोई कंपाउंड पोलार है तो वो पोलार सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा. अगर कोई नॉन पोलार है तो नॉन पोलार में, लाइक डिजोल्व्स इन लाइक. तो बेरिलियम हैलाइड्स कोवेलेंट है तो वो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. बेरिलियम क्लोराइड हैज़ अ चेन स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट. जब सॉलिड में होता है तो वो चेन होता है. सॉलिड में सब
सब क्या होता है, चेन बना कर रहते हैं, चेन बना कर रहते हैं, चेन बना के रहते हैं। तो वेपर फेस में क्या करता है, क्लोरोब्रिस्ट डाइमर बनाता है टू फॉर्म अ क्लोरोब्रिस्ट डाइमर। सो वेपर फेस में बेरिलियम क्लोराइड क्या करता है, डाइमर बनाता है, विच डिसोसिएट्स इनटू लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर 1200 केल्विन, विच डिसोसिएट्स इनटू लीनियर मोनोमर। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पता नहीं तो ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया था, तो ये आपको याद करके जाना है क्या, कि जो आपका बेरिलियम हैलाइड है, जो आपका बेरिलियम हैलाइड है ये कोवलेंट है और ये बाकी के सारे आयोनिक हैं। बेरिलियम हैलाइड्स कोवलेंट and soluble in organic solvents. Barium chlorides has a chain structure in the solid state. अगर ये solid state में है तो इनका structure क्या है, chain structure in solid state. तो बेरिलियम क्लोराइड हैज़ अ चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट। तो बेरिलियम क्लोराइड हैज़ अ चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट एज शोन बिलो। तो बेरिलियम क्लोराइड का क्या है, चेन स्ट्रक्चर है सॉलिड स्टेट में। तो जब वो सॉलिड होता है तो चेन होता है। अब आपको पता है चेन बड़ा होता है, राइट। चेन क्या होता है, बड़ा होता है। चेन में 5 6 7 8 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। चेन सॉलिड बनाता है। लेकिन डाइमर मतलब सिर्फ 2 लोग हैं, सिर्फ दो ही है, तो वो वेपर फेस में दो रहेंगे, है ना। इन वेपर फेस BCl2 टेंड्स टू फॉर्म क्लोरोब्रिस्ट डाइमर विच डिसोसिएट्स इनटू लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर आपने ज़्यादा कर दिया, हाई टेम्परेचर कितना, 1200 केल्विन, 1200 केल्विन, 1000 केल्विन से ज़्यादा, 1200 केल्विन कर दिया तो ये डाइमर भी टूट जाएंगे, मोनोमर बन जाएंगे। तो जब ये सॉलिड स्टेट में थे तब ये अच्छे से चेन बना के थे। वेपर फेस में आए तो दो जने कपल बन गए, वेपर फेस में कपल बन गए। कपल मीन्स उसमें दो है, तो वेपर फेस में कपल बन गए। सॉलिड स्टेट में क्या थे, सब चेन बना के थे। वेपर फेस में कपल बन गए मतलब डाइमर बन गए। और अगर आपने वो डाइमर को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो वो डिसोसिएट होकर लीनियर मोनोमर बनाएंगे। हाई टेम्परेचर कितना, 1000 से ज़्यादा, दैट इज़ 1200 केल्विन, 1200 केल्विन। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्लोरोब्रिस्ट डाइमर क्या होता है, वेपर फेस में बेरिलियम क्लोराइड, वेपर फेस में क्लोरोब्रिस्ट डाइमर होता है। द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड hydrates gradually decreases. So the tendency to form halide hydrates gradually decreases. For example, MgCl2 8 water molecules and CaCl2 6 water molecules and strontium chloride 6 water molecules and barium chloride 2 water molecules. तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो कभी भी हाइड्रेटेड फॉर्म में, लाइक जो ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो उनके हैलाइड्स हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, क्यों, उनका साइज़ छोटा है। The hydration enthalpies of alkaline metal ions are larger than those of alkali metals. Thus, compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated than those of alkali metals. Example: magnesium chloride and calcium chloride exist as MgCl2 6 water molecules and CaCl2 6 water molecules. तो जो MgCl2 है यहाँ पे इसने कहा कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम क्लोराइड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, the tendency to form halide hydrates gradually decreases. हैलाइड हाइड्रेट्स बनाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका साइज बढ़ रहा है ना। तो MgCl2 में 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, CaCl2 में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, स्ट्रॉन्शियम में भी 6, बेरियम में 2 डाउन द ग्रुप। The dehydration of hydrated chlorides, bromides and iodides of calcium, strontium, barium can be achieved on heating. ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं हमें पानी नहीं चाहिए हैलाइड्स के साथ, तो आप इसको हीट कर दो तो पानी चला जाएगा। So however the corresponding hydrated halides of beryllium and magnesium on heating suffer hydrolysis. लेकिन अगर आपने बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ ऐसे हीट करके डिहाइड्रेशन करने की कोशिश की तो वो डिहाइड्रेशन नहीं, हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। उनका क्या होगा, डिहाइड्रेशन नहीं, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। डिहाइड्रेशन नहीं, इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, पानी के साथ टूट जाएंगे। सो द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन द क्लोराइड्स। तो फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन द क्लोराइड्स ओइंग टू देयर हाई लैटिस एनर्जी। ऐसे क्यों है, क्योंकि देखो फ्लोराइड का साइज़ छोटा, फ्लोराइड्स का साइज़ छोटा, तो छोटे छोटे क्या है, अच्छे फ्रेंड्स हैं,
बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वेरएज़ बड़ा और छोटा उतने क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो टूट जाते हैं। तो क्या होगा, फ्लोराइड्स लेस सॉल्युबल होंगे, फ्लोराइड्स आर लेस सॉल्युबल देन द क्लोराइड्स ओइंग टू देयर हाई लैटिस एनर्जी। अब मैं इसके बेसिस पे आपसे गाइस देखो, यही सब प्रॉब्लम होती है, बार बार वीडियो रिकॉर्ड करना मुझसे नहीं हो पा रहा। वैसे लाइक मेरा गला ख़राब है। मैं 30 मिनट्स की वीडियो फिर से रिकॉर्ड नहीं कर सकती। इसमें मैंने बहुत ट्रिक्स और निमोनिक्स बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिस्कस किए हैं, तो मैं इसको फिर से रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो प्लीज़ बेयर द इनकन्वीनियंस, आई रियली रिग्रेट फॉर इट, आई एम सॉरी फॉर इट। बट कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूँगी, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा, 2 स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स में आपको बताना होगा कि स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है, आपको बताना होगा। ओके, तो लेट्स सी हु विल आंसर। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी, लेकिन मेरे एक्सप्लेन और आंसर रिवील करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दें। द क्वेश्चन इज़, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ऐसा था कि हाँ, तो जो आपका हाँ, फ्लोराइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड क्लोराइड्स आर आल्सो लेस सॉल्युबल इन वाटर। इसके रीजंस अलग अलग है, लेकिन फ्लोराइड्स क्यों कम सॉल्युबल है, बिकॉज इनका ना लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन द क्लोराइड्स। मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन याद आएगा तो मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको बता दूंगी। लेकिन आई थिंक वो क्वेश्चन 1A ग्रुप एलिमेंट से रिलेटेड था, ये 2A ग्रुप एलिमेंट से नहीं। 1A ग्रुप एलिमेंट्स से नहीं, हाँ 1A ग्रुप एलिमेंट से रिलेटेड था वो क्वेश्चन, 1A ग्रुप एलिमेंट से रिलेटेड था आई थिंक, या तो 1A ग्रुप एलिमेंट से रिलेटेड था वो क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो सॉल्ट्स देखते हैं। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स में ऑक्सो एसिड क्या होता है पहली बात तो गाइस, इट्स ऑक्सो एसिड्स हम हर जब भी हम एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे तब हम ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली में भी हमने ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात किया था, इफ़ यू रिमेंबर। And if you're not watched my that video, just go and watch it and you will get a brief idea and you can solve all type of questions from that. So ऑक्सी एसिड्स या फिर ऑक्सी सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं इनके। तो जो इनके ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ऑक्सी सॉल्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, सम ऑफ दीज आर। तो वो क्या है, कार्बोनेट्स है, सल्फेट्स है, नाइट्रेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं। तो ये ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। सो जो कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो कार्बोनेट्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं एंड कैन बी प्रिसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ सोडियम अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ अ soluble salt of these metals. The solubility of carbonates in water decreases as the atomic number of the metal ion increases. तो कार्बोनेट्स जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो पानी में नहीं घुलते। कार्बोनेट्स पानी में डिजॉल्व नहीं होना चाहते एंड कैन बी प्रिसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूशन। अब सॉल्युबल नहीं हो रहे तो हम इनको प्रिसिपिटेट कर देंगे। प्रिसिपिटेट कैसे कर सकते हैं, आपको सोडियम डाल देना है या अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूशन डालना है। क्या डालना है, अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ये भी कार्बोनेट तो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, या फिर सोडियम डाल सकते हो, सोडियम या फिर अमोनियम कार्बोनेट टू अ सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल्स। सॉल्युबल सॉल्ट में डालना ऑफ दीज मेटल्स, soluble salt of these metals to a solution of a soluble salt of this metal।
द solubility ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीजेस। तो इसकी solubility डिक्रीज होगी जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, तो इसका solubility कम होगा। यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। all the carbonates decompose on heating to give carbon dioxide and the oxide। तो अगर कार्बोनेट्स डिकम्पोज होंगे तो वो क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। बेरिलियम कार्बोनेट इज़ अनस्टेबल। तो बेरिलियम कार्बोनेट जो होता है वो अनस्टेबल होता है। बेरिलियम कार्बोनेट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। बेरिलियम कार्बोनेट क्या होता है, अनस्टेबल। बेरिलियम कार्बोनेट क्या होता है, अनस्टेबल। बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है एंड कैन बी केप्ट ओनली इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग कैटायोनिक साइज। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग कैटायोनिक साइज। तो यहाँ पे रीज़न नहीं देखे कि वाई विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि देखो कार्बोनेट आयन जो है, कार्बोनेट आयन जो है CO3-2, ये आयन का साइज़ बड़ा होता है और डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है। सिंस साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होगा, जो बड़ा है, बड़ा साइज़ वाला बड़े साइज़ के साथ अच्छी दोस्ती करेगा। लाइक ऐसा होता है ना कि देख सेम उम्र के लोगों की दोस्ती अच्छी होती है, जैसे बूढ़े लोगों से अच्छे से दोस्ती करते हैं, वही जो छोटे छोटे बच्चों के साथ अच्छे से दोस्ती करते हैं। तो वैसे ही आयॉन्स में भी होता है कि वो छोटे छोटे आयॉन्स से बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं और छोटा बड़ा का वीक होता है बॉन्डिंग। तो यहाँ पे अगर देखें तो डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होगा, कार्बोनेट का भी साइज़ बड़ा है तो बड़े बड़े साइज़ की बॉन्डिंग अच्छी होगी। बॉन्डिंग अच्छी होगी मतलब थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होगी, थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होगी, सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। देखो टूटेंगे नहीं तो सॉल्युबल ही नहीं होंगे। टूटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि दोनों बड़े बड़े हैं, अच्छी बॉन्डिंग है, सेम साइज़ की बॉन्डिंग अच्छी होती है। जैसे अगर हम बात करें कि बेरिलियम कार्बोनेट की बात करें तो बेरिलियम छोटा है, कार्बोनेट का साइज़ बड़ा है, तो छोटे बड़े में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, छोटे छोटे में बॉन्डिंग अच्छी होती है, बड़े बड़ों में बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो जो बड़े बड़े हैं डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, कार्बोनेट का भी साइज़ बड़ा है, तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। बॉन्डिंग अच्छी होगी तो वो टूटेंगे नहीं, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके। सल्फेट्स के बारे में बात करें तो सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल वाइट सॉलिड्स। तो ये सल्फेट्स जो है ना, सल्फेट्स ये एकदम वाइट सॉलिड होंगे एंड स्टेबल टू हीट। जो बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। जो आपका बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट पानी में अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फेट का भी साइज़ बड़ा है और बेरिलियम मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है, तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो वो आसानी से टूट के सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज फ्रॉम CaSO4 टू BaSO4, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई है, तो टूटेंगे नहीं, तो सॉल्युबल नहीं होंगे। द ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ B+2 एंड Mg+2 आयंस ओवरकम द लैटिस एंथैल्पी फैक्टर एंड देयरफॉर द सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब रीज़न क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, सल्फेट्स क्यों सॉल्युबल है वाटर में? तो सल्फेट इसलिए सॉल्युबल है देखो सल्फेट्स क्यों सॉल्युबल है, बिकॉज ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ B+2 Mg+2 आयंस क्यों है? बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, कार्बोनेट की भी साइज़ बड़ा है, तो अच्छे से बॉन्डिंग होगी। लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है और सल्फेट और कार्बोनेट का साइज़ बड़ा है। सिंस सल्फेट का साइज़ बड़ा है और बेरिलियम का साइज़ छोटा है, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये अच्छे से टूट जाएंगे। सिंस B+2 का साइज़ बहुत छोटा है, तो बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेंगे और हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है और लैटिस एंथैल्पी कम है, तो ये सॉल्युबलाइज हो जाएंगे आसानी से। सो अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोलें तो ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ B+2 बेरिलियम+2 एंड मैग्नीशियम+2 Mg+2 आयन ओवरकम द लैटिस एंथैल्पी फैक्टर एंड देयरफॉर दे सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। The greater hydration enthalpies of B+2 and Mg+2 ions overcome the lattice enthalpy factor and therefore the sulfates are soluble in water. अब बात करते हैं नाइट्रेट्स के बारे में। नाइट्रेट्स के बारे में बात करते हैं तो जो नाइट्रेट्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होगा, MnO3 टेकन ट्वाइस।
क्योंकि NO3 माइनस होता है और M+2 होता है, तो MnO3 टेकन ट्वाइस. नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. तो नाइट्रेट्स कैसे बनते हैं? The nitrates are made by dissolution of carbonates in the dilute nitric acid. Magnesium nitrate crystallizes with 6 molecules of water. The nitrates are made by dissolution of carbonates in dilute nitric acid. So nitrates कैसे बनते हैं? नाइट्रेट्स क्या होता है? नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. तो नाइट्रेट्स क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेस विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो जो नाइट्रेट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इन द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. तो आपको क्या करना है? क्या बोला है इसने? डिसोल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. सो नाइट्रेट्स तो जो कार्बोनेट्स लोगे आप, तो कार्बोनेट्स डिकम्पोज करके क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, राइट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. उसके बाद क्या बनाएगा? MnO3 टेकन ट्वाइस प्लस वाटर मॉलिक्यूल. ओके. मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेस विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो मैग्नीशियम नाइट्रेट लेना है, वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिस्टलाइज हो जाएगा. So magnesium nitrate crystallizes with 6 molecules of water, whereas barium nitrate crystallizes as an anhydrous salt. So जो आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिस्टलाइज हो जाएगा. So जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है crystallizes with 6 molecules of water, whereas barium nitrate crystallizes as an anhydrous salt. So जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है crystallizes with 6 molecules of water. So मैग्नीशियम नाइट्रेट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ crystallize हो जाएगा, whereas barium nitrate crystallizes as the anhydrous salt. This again shows a decreasing tendency to form hydrates with increasing size and decreasing hydration enthalpy. All of them decompose on heating to give an oxide like lithium nitrate. तो जब हम 1A ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो नाइट्रेट्स हैं लिथियम के वो डिकम्पोज हो के NO2 और O2 दे रहे थे, whereas अदर अल्कली मेटल्स वो NO2 नहीं दे रहे थे, राइट, NO2 नहीं दे रहे थे, बट लिथियम दे रहा था. whereas इन सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स में देखें तो बेरिलियम से बेरियम तक सारे के सारे NO2 देते हैं, तो MnO3 टेकन ट्वाइस प्लस 2MO प्लस NO2 ऑक्सीजन. सो मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. सो ये सब NO2 देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड. ओके. अब एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में पिंक बॉक्स में, उसको अब हम करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस. व्हाई डज द सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? ओके, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आप इसको ज़रूर से आंसर दे सकते हैं कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स वाटर में क्यों सॉलिबल होते हैं. तो देखो, among alkaline earth metal hydroxide, the anion being common, the cationic radius will influence the lattice enthalpy. Since lattice enthalpy decreases much more than the hydration enthalpy, with increasing aniside, the solubility increases as we go down the group. समझ में आया? तो पहले ही मैंने बता दिया था, जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनकी solubility डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज. तो among alkaline earth metal hydroxides, anion being common, cation radius will influence the lattice enthalpy. Since lattice enthalpy decreases with much more than the hydration enthalpy with increasing ionic size, solubility increases as we go down the group. तो मैंने क्या बताया था कि जो लैटिस एंथैल्पी वो डिक्रीज हो जाएगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, उसके वजह से डिसोसिएट हो जाएंगे और सोलिबलाइज हो जाएंगे. तो लैटिस एंथैल्पी क्यों डिक्रीज होगी ये भी बताया था, क्योंकि इसका कैटायन का साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है. अब कैटायन का साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होगा, तो सिंस वी नो साइज ऑफ द कैटायन और साइज ऑफ द आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी. तो लैटिस एंथैल्पी अगर आपको कंपेयर करें तो दो चीज़ों से कंपेयर कर सकते हो. एक चीज़ है कि साइज ऑफ आयन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी. साइज ज़्यादा होगा तो लैटिस एंथैल्पी कम, साइज कम तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा. ओके. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, कम है तो कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो लैटिस एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस ए प्लस बी प्लस। गैस फॉर्म में अगर कंबाइन होकर ए बी सॉलिड बनाता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो जब 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड होना चाहिए तो लैटिस एंथैल्पी होगी। ओके, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था और तो हम इसको ज़रूर आंसर कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन? हमने सॉल्युबिलिटी की भी बात की थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, और हमने सॉल्युबिलिटी की बात की थी और थर्मल स्टेबिलिटी की बात की थी बिकॉज पोलराइजिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज, इसका हमने बहुत डिटेल में किया था। अब हम देखते हैं व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स इन वाटर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट सल्फेट्स क्यों डिक्रीज होता है? तो यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया था, ये भी हमने डिस्कस किया है कि द साइज ऑफ एनायॉन्स बीइंग मच लार्जर कंपेयर टू कैटायॉन्स, द लैटिस एंथैल्पी विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। सिंस द हाइड्रेशन एंथैल्पीज डिक्रीज डाउन द ग्रुप, solubility will decrease as found for alkaline earth metal carbonates and sulfates. So down the group सल्फेट और कार्बोनेट का solubility डिक्रीज होगा, है ना, बिकॉज उनका हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, solubility डिक्रीज होगा, है ना। और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगा, तो भी डिक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगा और क्या सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगा। थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज डाउन द ग्रुप, जैसे से आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप सिंस कैटायन का साइज़ बड़ा हो रहा है, कार्बोनेट का भी साइज़ बड़ा ही है, तो दोनों में बॉन्डिंग अच्छी होगी तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ऑपोजिट है दोनों। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो हम वहाँ पे पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, एनॉमलस प्रॉपर्टीज़, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, जिससे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़, थैंक यू।